माननीय सुधीर नाग सर। साथियों, ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा पार्ट सेकेंड, ये आपके एरिया में आज पहुंची है। इस यात्रा का नेतृत्व भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा ये नेतृत्व कर रहे हैं। मैं इस यात्रा के रेफरेंस में इस भंडाफोड़ के संदर्भ में, ईवीएम भंडाफोड़ के संदर्भ में मैं कुछ चंद बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ आप लोगों को जो बताना चाहूँगा, 2004 से लेके 2019 तक जो भारत में ईवीएम का उपयोग और प्रयोग हो रहा है, उस रेफरेंस में सबसे पहले 8 अक्टूबर 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया और उसमें ये कहा गया था, विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। तो इसके पहले की स्थिति क्या हुई थी? ये जो बिना वीवीपीएटी मशीन के बिना फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। ये सुब्रमण्यम स्वामी का केस सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये जजमेंट आया। तो ये ऐसा क्या हुआ कि सुब्रमण्यम स्वामी को कोर्ट में जाना पड़ा? इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। 2004 में सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी के नेशनल लीडर, उन्होंने तमिलनाडु मदुरई से इलेक्शन लड़ा और वहाँ पर उनको 1500 बूथ में से लगभग 500 बूथ पर 0 वोट, 1, 2, 3 ऐसे वोट मिले। बहुत सारे बूथ पर, लगभग 500 बूथ पर उनको 0, 1, 2, 3 ऐसे वोट मिले। तो उन्होंने तब से अपना स्टैंड ईवीएम के अगेंस्ट में लिया, इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में लिया और वो इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में बोलते रहे, ईवीएम के अगेंस्ट में बोलते रहे। इस बात को लेके जब 2009 में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन के लोगों ने उनको ये कहा, उन्होंने ये पहले कहा था 2009 को कि मैं 2009 में इलेक्शन लड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये ईवीएम से धांधली होती है, घोटाला होता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इलेक्शन कमीशन के लोगों ने कहा, आप और आपकी टीम, आप हमारे दिल्ली ऑफिस में आओ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में आओ और हम लोग आपको ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपके सामने रखते हैं। आप, आपके एक्सपर्ट, ये मशीन आपके सामने रखकर आप इसको हैक करके बताओ। तब सुब्रमण्यम स्वामी के साथ हरिप्रसाद, जीवीएल नरसिम्हा राव, हरिप्रसाद ये टॉप 1 का इंजीनियर है। इन्होंने, जो इंजीनियर है, ईसीआईएल कंपनी में थे और जीवीएल नरसिम्हा राव जो आज के तारीख में बीजेपी में है, स्पोक्स पर्सन, उन्होंने बुक लिखा डेमोक्रेसी एट रिस्क। जीवीएल नरसिम्हा राव, हरिप्रसाद और बीएल के लोग, ईसीआईएल के लोग, इलेक्शन कमीशन के लोग, उनके सामने ये 3 लोग और उनकी टीम, सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर हरिप्रसाद और जीवीएल नरसिम्हा राव, इनकी टीम ने जब इलेक्शन कमीशन ने वो मशीन दिया, मशीन देने के बाद, ईवीएम मशीन देने के बाद हरिप्रसाद ने मशीन को खोला।
जैसे ही हरिप्रसाद ने मशीन को खोला तो हरिप्रसाद ने ये कहा कि ये मशीन को मुझे तो ऐसा लगता था कि ये मशीन में 1 सप्ताह लगेगा इसको हैक करने के लिए, लेकिन मैं इस मशीन को आज ही हैक कर सकता हूं। जैसे ही हरिप्रसाद ने ये बात कही तो तुरंत इलेक्शन के लोगों ने, बीएल के लोगों ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के लोगों ने, ईसीआईएल के लोगों ने, इलेक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लोगों ने, ईसीआईएल के लोगों ने क्या कहा, उनको वो मशीन बंद करने के लिए कहा और वहां से उनको सभी लोगों को वहां से भगाया। आप लोगों को इस बात से अंदाजा आ सकता है। और उसके बाद हरिप्रसाद इन्होंने क्या किया, मुंबई के गोडाउन से वो मशीन प्राप्त की और 2 फॉरेनर लोगों के साथ उन्होंने, एक्सपर्ट के साथ उन्होंने वो डेमो किया। वो डेमो आज भी आपको कंप्यूटर पर अवेलेबल है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिस उन्होंने ये साबित किया कि ये मशीन हैक की जा सकती है। अभी इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, ईसीआईएल के लोगों ने, बीएल के लोगों ने क्या कहा, बीएल के लोगों ने कि उन्होंने ये कहा कि ये हमारा पेटेंट है। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या किया, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको उन्होंने लेटर लिखा। लेटर लिख के उन्होंने कहा, क्या इलेक्शन कमीशन के लोगों ने आपसे कोई एप्लीकेशन आपको किया है पेटेंट के लिए? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि हाँ, इलेक्शन कमीशन के लोगों ने हमें एप्लीकेशन तो किया था, लेकिन हमने कुछ क्लैरिफिकेशन पूछा। जब हमने क्लैरिफिकेशन पूछा तो इलेक्शन कमीशन के लोगों ने किसी भी प्रकार का क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। जब उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया तो हमने पेटेंट का जो एप्लीकेशन था उनका, वो एप्लीकेशन विड्रॉ करने के लिए हमने उनको कहा। मतलब ये कि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जो पेटेंट देती है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट किया। ये सबसे बड़ा सबूत है, ये सबसे बड़ा सबूत है कि ईवीएम हैक होती है। इस बात को लेके दूसरी बात, जो जीवीएल नरसिम्हा राव है, उन्होंने इसके ऊपर बुक लिखा, डेमोक्रेसी एट रिस्क। उसमें ये बात मेंशन की हुई है, डेमोक्रेसी एट रिस्क। और जो जे एलेक्स करके जो फॉरेन का जो कंप्यूटर एक्सपर्ट था, उन्होंने भी अपने वीडियो में ये बातें लिखी हुई है, बताई हुई है। 1 घंटे का वीडियो अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि ईवीएम हैक हो सकती है, ये प्रूव हो चुका है। ये प्रूव होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ये सारा मटेरियल लेके गए। लेके जाने के बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। ये प्रूव होने के बाद की बात, पहले प्रूव हुआ, ये वीडियो हरिप्रसाद के माध्यम से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर छोड़ा गया। उसके वजह से उनको जेल भी हुई, 7 दिन की जेल हुई बॉम्बे में। तो 7 दिन की जेल होने के बाद ये हरिप्रसाद जिन्होंने ये एक्सपोज किया, तो उसके बाद ये हाई कोर्ट में केस गया, दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला और 8 अक्टूबर 2013 आया। 8 अक्टूबर 2013 को आया।
2014 में इलेक्शन के द्वारा वीवीपीएटी मशीन लगाना चाहिए था। ये लैंडमार्क जजमेंट था। इलेक्शन कमीशन के द्वारा वीवीपीएटी मशीन कितना लगाया? तो 0.33%, मतलब 99.67% वीवीपीएटी मशीन इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं लगाया। इसका मतलब क्या हुआ? जो 2004 में जिस तरह से घोटाला हुआ, 2009 में घोटाला हुआ, 2014 में भी घोटाला हुआ। 2014 का घोटाला छुपाने के लिए इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद एक ही महीने में, जून महीने में, 2014 के जून महीने में 9,03,000 ईवीएम मशीन कबाड़ घोषित किया। अभी आप लोगों को यह हैरानी होगी कि जिसमें सबूत थे, एविडेंस थे, चुनाव के नतीजे, रिजल्ट, वो सारा का सारा 9,03,000 ईवीएम को इलेक्शन कमीशन के द्वारा कबाड़ घोषित किया। उसके बाद अभी 2014 को महाराष्ट्र विधानसभा को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा विधानसभा को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा में बामसेप के द्वारा, एंड 2017 के पहले 2015 में बीएमपी के द्वारा पटना हाईकोर्ट में वीवीपीएटी मशीन लगाने के संदर्भ में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा केस फाइल की गई। मतलब 2014 मुंबई हाईकोर्ट, हरियाणा हाईकोर्ट और 2015 में पटना हाईकोर्ट। तो पटना हाईकोर्ट ने इस मामले को रिजेक्ट कर दिया। इतना सीरियस मामला था, वीवीपीएटी मशीन लगाने का जजमेंट ऑलरेडी दिया गया था। जजमेंट देने के बाद भी इलेक्शन कमीशन अपनी मनमानी चला रहा था और वीवीपीएटी मशीन ना लगाते हुए इलेक्शन कंडक्ट करने का काम इलेक्शन कमीशन के द्वारा हो रहा था। इतना भयानक मामला है। तो इस मामले को हमारे द्वारा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मेश्राम साहब के माध्यम से, मेश्राम साहब के द्वारा ये इश्यू टेकअप किया और 2017 को खास करके ये बामसेप के नाम से एक केस 24 अप्रैल 2017 को ये केस फाइनल हुआ और 100% वीवीपीएटी मशीन लगाने का निर्णय हुआ। अभी 100% वीवीपीएटी मशीन के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो दिया। जजमेंट देने के बाद बहुत सारी बदमाशी हुई। बदमाशी होने के बाद भी आपको इसका एक महत्वपूर्ण मामला यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। आप लोगों को 2019 का जो चुनाव है, उस चुनाव में आपने देखा होगा 7 फेज में चुनाव हुआ, 7 फेज में चुनाव हुआ। 2017 में 100% वीवीपीएटी मशीन लगाने का जजमेंट दे दिया और 2018 और 2019 के बीच में क्या हुआ? 2018 और 19 के बीच में इंडिया में 20 लाख ईवीएम मशीन मिसिंग का मामला सामने आया। 20 लाख ईवीएम मशीन। आप लोगों को हैरानी होगी, 20 लाख मशीन का मामला मध्य प्रदेश के कोर्ट में केस है। मध्य प्रदेश में कोर्ट में केस है, मुंबई में कोर्ट में केस है और
कर्नाटका के असेंबली में डिस्कशन में ये मामला आया। तो आप लोगों को समझना होगा कि 20 लाख ईवीएम गायब, आज तक उसका पता इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं दिया गया। दूसरी बात, आपको एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बात रख के मैं मेरी बात खत्म करना चाहूंगा। 2019 में जो 7 फेज में इलेक्शन हो रहा था, उस दरमियान महाराष्ट्र में एक नाना पटोले करके है, जिस दिन वो नागपुर से चुनाव लड़ रहे थे, जिस दिन चुनाव हुआ, वोटिंग होने के बाद वो जो सारे ईवीएम ट्रक में लोड करके स्ट्रांग रूम में रखने के लिए स्ट्रांग रूम के सामने ट्रक खड़ा किया। ट्रक खड़ा करने के बाद सारे के सारे जो ईवीएम मशीन है स्ट्रांग रूम में रखे गए। रखते समय वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरे जो है वो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद थे। आपको हैरानी होगी, सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद, और ये रिकॉर्ड उनके लोगों ने उनको दिखाया, मोबाइल में रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद उनको बताया कि ये सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद थे और वहां जो मशीनें हैं स्ट्रांग रूम में रखी जा रही थी। दूसरे दिन नाना पटोले इन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने प्रेस को, मीडिया वालों को ये बताया कि ये मेरे पास वीडियो है। इस वीडियो में ये बताया गया है कि मशीन रखते समय सीसीटीवी कैमरे बंद है। इतना होने के बाद भी जब रिजल्ट के दिन क्या हुआ, सारी की सारी जो मशीन इलेक्शन के समय में यूज की गई थी, वो सारी की सारी ईवीएम मशीन्स बदल दी गई थी। तो आपको इससे अंदाजा ये आ सकता है कि केवल ईवीएम, वीवीपीएटी मशीन और चिप के बारे में आपको एक लास्ट पॉइंट बताना है। जो इलेक्शन कमीशन का दावा ये है कि ये जो चिप है ये वन टाइम प्रोग्रामेबल है, और जो कंपनी है, ये कंपनी का दावा क्या है, ये वन टाइम प्रोग्रामेबल नहीं है। तो इस तरह से साथियों, ये जो ईवीएम भंडाफोड़ हम लोग कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा षड्यंत्र ये 3% ब्राह्मणों के माध्यम से ये हो रहा है। और ये इनको, अगर बहुजन समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व ना मिले, बहुजन समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व वहां पर हमारे पार्लियामेंट में या असेंबली में हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व ना हो, इसके लिए ये सारा काम हो रहा है। ये दुश्मनों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा ये सारा षड्यंत्र हो रहा है। कांग्रेस ब्राह्मण का, बीजेपी ब्राह्मण का, सीपीएम ब्राह्मण का, सीपीआई ब्राह्मण का, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मण का, आम आदमी पार्टी बनिया का। तो ये केवल माइक्रो माइनॉरिटी जो लोग हैं, जो रूलिंग कम्युनिटी है, ये इनके द्वारा ये मनी माफिया, मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए ये सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। और इस षड्यंत्र को उजागर करना हमारा काम है, और इसको मास लेवल पर, नेशनल लेवल पर हम लोग इसको एक्सपोज करने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपके सामने मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय चाँद मोहम्मद सर, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली, मैं सर को निवेदन करता हूँ आप आए और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए आरंभ की गई।
साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने भारत के लोकतंत्र को और लोकतंत्र के अंदर और लोकतंत्र को संचालित करने के लिए जिस संविधान का निर्माण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया और उस निर्मित या निर्माण किए गए या वजूद और अस्तित्व में आए संविधान की वजह से इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को भारत में मान सम्मान स्वाभिमान से जीवन जीने का अवसर निर्माण हुआ। आज के तारीख में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने का काम किया जा रहा है। लोकतंत्र में निहित जो अधिकार है नागरिकों के, उन अधिकारों को लगातार समाप्त किया जा रहा है। साथियों, हम ऐसा कह सकते हैं कि ईवीएम भारत में लाने से मनुवादियों के जरिए आज के तारीख में जिस व्यवस्था को फूले साहू अम्बेडकर ने संघर्ष करके, अथक प्रयास करके, लड़ाई लड़के उसे समाप्त करने का काम किया, जिस राजशाही को समाप्त करने का काम किया, जिस राजशाही में इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को गुलाम और बेबस, लाचार और मजबूर बनाने का काम किया था, उस राजशाही तंत्र को समाप्त करने का काम किया। आज उनके संघर्ष और प्रयास से जिस लोकतंत्र की भारत में नींव डाली गई, आज उस लोकतंत्र के नींव को, बुनियाद को ईवीएम ने पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया। हम ऐसा कह सकते हैं, राजशाही में जो शक्तियां होती थी वो केंद्रित होती थी। राजशाही में जो सारी शक्तियां होती थी वो राजा के हाथों में होती थी, राजा के अंदर निहित होती थी। लेकिन लोकतंत्रीय प्रणाली जब दुनिया में वजूद में आई, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था जब दुनिया में वजूद में आई, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। एक व्यक्ति के हाथों में जो शक्तियां केंद्रित होती थी, निहित होती थी, उन शक्तियों का विभाजन हुआ और विभाजन होने से देश के नागरिकों को और दुनिया में रह रहे लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों के, आम लोगों के हाथों में शक्तियां आई। तो लोकतंत्र आज के तारीख में ये प्रजा के अंदर निहित शक्ति को निर्माण किया गया। लोकतंत्र के शासन व्यवस्था को प्रजा के शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, स्वीकार किया जाता है। लेकिन प्रजातंत्र के हमेशा विरोध में दुनिया में यहूदी लोग रहे और भारत में मनुवादी लोग रहे, को कल भी प्रजातंत्र के खिलाफ थे और आज के तारीख में भी वो प्रजातंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकशाही के खिलाफ है। और यही वजह है कि लोकतंत्र के अंदर जो हमें अधिकार थे, उन अधिकारों को समाप्त करने के लिए मेजॉरिटी की जरूरत थी। लोकतंत्र में चुनकर सत्ता में आने के लिए जनमत की जरूरत थी, उन्हें वोट की जरूरत थी। नंबर्स ऑफ वोट उनके अकाउंट में नहीं थे जो आज के तारीख में पिछले 75 सालों से इस देश में रूलर है। उनकी तादाद 3.5% है। तो अपने आप को मेजॉरिटी में तब्दील करने के लिए उन्होंने पिछले 4 दशक से हिंदुत्व के आधार पे उन्होंने समाज को पोलराइज करने का काम शुरू किया। लेकिन इस रिलीजियस पोलराइजेशन को, धार्मिक ध्रुवीकरण को बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब, डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा जी ने और जन नायक कर्पूरी ठाकुर और शिवदयाल चौरसिया जी ने और भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने इस धार्मिक ध्रुवीकरण के चक्र को, दुष्चक्र को उन्होंने सोशल पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को लाकर, सामाजिक ध्रुवीकरण का कॉन्सेप्ट लाकर, बहुजन समाज निर्माण करने के कॉन्सेप्ट को लाकर समाप्त करने का काम किया। और इस देश में पहली बार जब इस अवधारणा का जन्म बहुजन नायक काशीराम साहब ने दिया तो इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में पहली बार पिछड़ों को इस देश में मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। माननीय मुलायम सिंह यादव, मायावती जी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। तो सामाजिक पोलराइजेशन की वजह से इस देश में परिवर्तन हुआ भारत के अलग अलग राज्यों में। उस परिवर्तन को रोकने का
उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। और पिछले 48 सालों से भारत की सरजमी पे मान्यवर वावन मेश्राम साहब इस समाज के अंदर सामाजिक जागृति और अधिकारों के प्रति जागृति पैदा कर रहे हैं। और इस बढ़ती हुई अधिकारों के प्रति जागृति और सामाजिक जागृति का परिणाम कालांतर में बहुत बड़ा व्यापक दिखने लगा था। उसे काउंटर करने के लिए साथियों इस देश में पिछले 2 दशक से ईवीएम का इस्तेमाल करके सरकारें चुनकर आने लगी। और ये चुनकर आई हुई सरकारों ने सत्ता के विकेंद्रीकरण को, लोकशाही में जो सत्ता का विकेंद्रीकरण का सिद्धांत था, शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत था, उसे समाप्त करके आज ईवीएम के जरिए जो चुनकर आई सरकारें हैं, उन्होंने पूरी तरह से शक्तियों का केंद्रीकरण किया। और शक्तियों का केंद्रीकरण करके उन्होंने इस देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का काम किया और इस देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने का काम किया। हमें फक्र है कि हमारे बीच में बेहद अजीम शख्सियत, पूरे भारत में जमीनी सतह पे इस देश के मूल निवासी बहुजनों को जागृत करने वाली शख्सियत, मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब बैठे हुए हैं। और पूरे देश में निरंतर आप प्रयास कर रहे हैं। पूरे दुनिया में मैं ऐसा देख रहा हूं जमीनी सतह पे 365 दिन कोई जागृति करने का काम, प्रबोधन करने का काम कोई भारत में कर रहा है और दुनिया में कर रहा है, तो मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब कर रहे हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे बीच में मान्यवर वावन मेश्राम साहब जैसी शख्सियत जब तक जिंदा है, इस देश के मूल निवासी बहुजनों को हमेशा के लिए मूर्ख और गुमराह और गुलाम नहीं बनाया जा सकता। साथियों, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये आंदोलन है। कुछ लोग ये कहा करते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। पिछले 48 सालों में मान्यवर वावन मेश्राम साहब ने जमीन के अंदर संघर्ष किया, जमीन के अंदर नींव डालने का काम किया। आज लाखों चने संघर्ष करने वाले नेतृत्व पैदा हुए। अगर आज मैं माइक पे बोल रहा हूं तो मान्यवर वावन मेश्राम साहब के चलाए जा रहे कैडर बेस और सामाजिक जागृति के आंदोलन का परिणाम है। तो समाज में परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन के लिए मान्यवर वावन मेश्राम साहब ने जमीन में जाकर वो नींव डाली कि अपने जैसे हजारों लाखों चने को उन्होंने निर्माण किया। और अगर हम लाखों चनों को एक साथ भाड़ में डाल दें तो जो परिभाषा, जो मुहावरा कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अगर उस चने को अगर हम मिट्टी में डाल दें तो अपने जैसे वो लाखों चनों को निर्माण कर सकता है। और निर्माण करने के बाद लाखों चनों को अगर एक साथ हम उस भांड में, उस बर्तन को में डाल दें तो लाखों चने मिलकर, जो ये कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लाखों चने मिलकर उस भाड़ को ही फोड़ सकते हैं। आज वो ताकत मान्यवर वावन मेश्राम साहब ने निर्माण की। हमें उस संगठित शक्ति के साथ इस व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में, लड़ाई में हिस्सा बनना चाहिए। मैं अपने कौम के लोगों को अपील करना चाहूंगा कि पूरे देश में आज इस देश के मजलूमों के बीच में इत्तेहाद और इंसाफ कायम करने की लड़ाई अगर बहुजन नेताओं में अगर कोई लड़ रहा है तो मान्यवर वावन मेश्राम साहब लड़ रहे हैं। उनका साथ सहयोग करना चाहिए और इस व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में शामिल होना चाहिए। मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। आपने सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाने से पहले मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन को चलाने के लिए ये जो राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 चलाई जा रही है, ये देश में 365 दिन चलाई जाएगी। इस परिवर्तन यात्रा को लगातार चलाया जा सके, इसलिए मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं कि जो भी साथी साहब को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं कि 100, 50, 200, 500, 1000, 2000
10,000 जो भी सहयोग राशि साहब को भेंट करना चाहते हैं इस आंदोलन के लिए, वो लोग बारी बारी से आकर साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। तो मैं लोगों को निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग आए और साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। आप लोग आते रहें। जो लोग व्यक्तिगत निधि भेंट करना चाहते हैं, सिरजावती वाइफ ऑफ वकील प्रजापति, आप लोग आते रहें। इंजीनियर मनीष कुमार मानस जी, आप लोग जो साथी जाइए, ठीक है, जो साथी साहब को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं कि हम 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 जो भी सहयोग आप लोग करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं कि आप लोग बारी बारी से आकर साहब को ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। साथियों, ये देश में जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। तो इस आंदोलन के लिए हमें साधन और संसाधनों की जरूरत है। ये साधन और संसाधन आप लोगों को दिया जाना है। आप लोग इसे देने का काम करें कि हम लोग जो भी जन आंदोलन निर्माण निधि जो भी आप करना चाहते हैं कि हम 100, 50, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 जो भी सहयोग आप लोग करना चाह रहे हैं, वो बारी बारी से आकर साहब को ये व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। तो मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं, जो भी साथी देना चाहते हैं, जो महिलाएं देना चाहती है, जो हमारी बहनें देना चाहती है, जो भी लोग देना चाह रहे हैं, हमारे विद्यार्थी है, युवा है, बेरोजगार है, तो जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए, ये 365 दिन आंदोलन चलना चाहिए। और ये आंदोलन हम लोग साथियों आप लोगों से लेकर कनिष्क मानस और तनिष्क मानस, कनिष्क मानस और तनिष्क मानस भी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि ये बच्चे भेंट करेंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं कि आप लोग बारी बारी से आकर साहब को ये व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। और इसके बाद साथियों, मैं जिला यूनिट महाराजगंज भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग एडवोकेट शैलेंद्र भास्कर सर, एडवोकेट वकील प्रजापति जी, माननीय इंजीनियर मनीष कुमार मानस जी, माननीय आरत खरवार जी, माननीय अजय मोहन भास्कर जी, माननीय बुद्ध प्रकाश जी, माननीय शमसुल हुदा जी, माननीय वसी अहमद जी, माननीय सुरेंद्र मौर्य जी, माननीय सुनील कुमार जी, माननीय जय सिंह जी, माननीय अभिषेक कुमार जी, आप लोगों को निवेदन करता हूँ कि यह जिला यूनिट की तरफ से साहब को 20,000 रुपए की जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट की जा रही है। अभी कुछ देर बाद जो लोग साथी साहब को व्यक्तिगत निधि भेंट करना चाहते हैं, वो लोग व्यक्तिगत निधि आकर के साहब को भेंट करते रहे। जो भी आप करना चाहते हैं इस आंदोलन को चलाने के लिए, 100, 50, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 जो भी आप करना चाहते हैं, ये आंदोलन चलाने के लिए जन आंदोलन निर्माण निधि आप लोगों को भेंट करना है। तो मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं कि आप लोग ये आंदोलन चलाए जाने के लिए ये निधि भेंट करें। साथियों, मैं जो जिला यूनिट के लोगों को जिनका नाम लिया, वो आकर साहब को ये 20,000 रुपए का जन आंदोलन निर्माण निधि जिला यूनिट की तरफ से भेंट करें। मैं उनको निवेदन कर रहा हूँ कि एडवोकेट शैलेंद्र भास्कर जी, हम लोग हाँ निधि चल रहा है, चलने दीजिए। हाँ ठीक है, बोलते रहिए। माननीय वकील एडवोकेट वकील प्रजापति जी, माननीय इंजीनियर मनीष कुमार मानस जी, माननीय आरत खरवार जी, माननीय रामबृज शर्मा जी, माननीय अजय मोहन भास्कर जी, माननीय बुद्ध प्रकाश जी, माननीय शमसुल हुदा जी, माननीय वसी अहमद जी, माननीय सुरेंद्र मौर्य जी, माननीय सुनील कुमार जी, माननीय जय सिंह जी, माननीय अभिषेक कुमार जी, आप लोग ये यूनिट की तरफ से साहब को 20,000 रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करेंगे। तो साथ ही अभी जो लोग साहब को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं कि वो ये आंदोलन चलाने के लिए 100, 50, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 जो भी आप लोग साहब को सहयोग करना चाहते हैं, वो लोग बारी बारी से आकर साहब को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं कि ये निधि ले जाइए 20,000 रुपए, ये 20,000 वाला। तो जो भी साथी साहब को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, वो भेंट करते रहे साथियों। इसके बाद हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाएंगे। साथी आप लोग जाइए, जो साथी जिला यूनिट के साथी है, वो जिला यूनिट के माननीय आरत खरवार जी आप आए। तो साथियों, जिला यूनिट के लोग पहुंचे और 20,000 रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि साहब को भेंट कर रहे हैं। तो आप लोग पहुंचे और साहब को 20,000 रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। यदि कोई साथी अभी भी व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं इस आंदोलन के लिए, तो आकर वो साहब को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। जाइए, वो है ना, जाओ।
अरे जाइए, वहाँ जाना था तो आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? जाना उधर था तो। तो सम्मानित किस चीज से करेंगे? आप नहीं समझ रहे। साथियों, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा। मैं सर को निवेदन करता हूं आप आए और इस कार्यक्रम, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 आज महाराजगंज में आ चुकी है। पार्ट 1 में 180 दिन की परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये जो परिवर्तन यात्रा ईवीएम भंडाफोड़ की निकाली गई है, ये कन्याकुमारी से तक 365 दिन की परिवर्तन यात्रा है, यानी 365 दिन तक चलेगी। 31 स्टेट में से गुजरेगी और 674 जिलों से गुजरेगी। इसके अलावा 6500 तहसीलें हैं भारत में। सारा भारत जो है, भारतवर्ष, तो इसमें से 6000 तहसीलों में संगठन के जो शीर्ष सेकंड लाइन के नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन लोगों के द्वारा 6000 तहसीलों में ये परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। ऐसी परिवर्तन यात्रा, राष्ट्रव्यापी भारतव्यापी परिवर्तन यात्रा आज तक किसी भी संगठन के द्वारा नहीं निकाली गई है। इतना विशाल राष्ट्रव्यापी जागरण, महाजागरण का कार्यक्रम किसी संगठन के द्वारा इसके पहले नहीं निकाला गया है। तो हम लोग क्यों निकाल पाए? इसलिए निकाल पाए हैं क्योंकि मेरी जब 18 साल 3-4 महीने की उम्र रही होगी, तब से मैं ये काम कर रहा हूं। संगठन निर्माण का काम कर रहे हैं। आज मेरी उम्र 66 साल चल रही है। सरकार 58 साल में आदमी को रिटायर्ड कर देती है और रिटायर्ड होने के बाद जो आदमी रिटायर्ड होता है वो कहता है कि मैं रिटायर्ड नहीं, टायर्ड भी हो गया हूं। रिटायर्ड तो हो ही, सरकार ने तो कर ही दिया, मैं भी टायर्ड हो गया हूं। तो मेरी उम्र अभी 66 साल चल रही है, मैं अभी रिटायर्ड नहीं हुआ हूं और टायर्ड भी नहीं हुआ हूं और जंगे मैदान में अभी हूं। जंगे मैदान में हूं, ये लड़ाई लड़ रहा हूं और इसलिए लड़ रहा हूं कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान भारत में लागू हुआ, उस संविधान ने हर 21 साल के व्यक्ति को और बाद में 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया। ज्यादातर लोग जो वोटर हैं वो ऐसा मानते हैं ये जो वोट का अधिकार है, ये वोट देने का अधिकार है।
ज्यादातर लोग ये मानते कि वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार है। ये वोट देने का अधिकार नहीं है, ये राजा बनने का और राजा चुनने का अधिकार है। अब ये दोनों का फर्क क्या है? जब आप मानते हो वोट देने का अधिकार है तो दे रहे हो दे रहे हो दे रहे हो दे रहे हो दे रहे हो, जिसको दे रहे हो वो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार रहा है, लात मार रहा है, लात मार रहा है, लात मार रहा है। तुम लात खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो। तुम जब तक मानते हो कि वोट का अधिकार देने का अधिकार है तब तक ऐसा होता रहेगा। जिस दिन तुम मानोगे कि वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, ये राजा बनने का राजा चुनने का अधिकार है, जिस दिन आप ऐसा मानोगे तो ये जो दो अधिकार निहित है वोट के अधिकार में, राजा चुनने का राजा बनने का, दो अधिकार है वोट के अधिकार में निहित है। इसमें राजा चुनने का अधिकार छोटा अधिकार है, इसमें राजा चुनने का अधिकार छोटा अधिकार है, राजा बनने का अधिकार बड़ा अधिकार है। उसमें भी दो है, राजा चुनने का राजा बनने का दो अधिकार है, उसके अंदर निहित है। जिस दिन आपको ऐसा महसूस होगा, समझ में आएगा, समझदारी पैदा होगी कि ये राजा बनने का ही अधिकार है, राजा चुनने का नहीं बनने का ही है, तो उस दिन क्या होगा? वोट के अधिकार के आधार पर आप राजा बनने के लिए ही वोट डालोगे। जिस दिन ये समझदारी पैदा होगी उस दिन वोट का जो अधिकार है वो चुनने के लिए नहीं, राजा बनने के लिए ही उपयोग करोगे। अगर कोई आपके पास आएगा कि ये 500 रुपया ले ले, ये वोट हमको दे दे, 500 रुपये की कोई कीमत है राजा बनने के मुकाबले? है कोई कीमत नहीं है। तो इस देश में ये जो वोट खरीदने का धंधा शुरू हुआ, ये तो बहुत बड़ा धंधा है। भारत का सबसे बड़ा धंधा अगर कोई है वो वोट खरीदने का धंधा है। नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनाव में 27,000 करोड़ रुपया खर्चा किया है। सुधीर, 27,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। और वो क्या कहता है नरेंद्र मोदी? मैं तो फकीर हूं। अजीब किस्म का फकीर, साला 27,000 करोड़ रुपया चुनाव पर खर्चा कर रहा है। अजीब किस्म का ऐसा फकीर तो दुनिया में आपने किसी ने देखा नहीं होगा। साला 27,000 करोड़ रुपया खर्चा करने वाला। दूसरा, ये 27,000 करोड़ रुपया मोदी के पास आया कहां से? ये भी दूसरा सवाल है। तो ये मोदी के पास आया हुआ जो पैसा है एक काला धन है, एक काला धन है, ये सफेद नहीं है। अब आप लाइन लगा कर दे रहे थे ना मुझे, ये सफेद है। इसका आप बोलेंगे इसका क्या सबूत है? अरे काला होता है तो छुप के ना दिया जाता है। क्या हमारे बुड़बक लोग है भाई, हैं? बुड़बक लोगों को पता ही नहीं साला काला और सफेद क्या होता है। सफेद छुप कर दिया जाता है और सफेद जो है वह खुल्लम खुल्ला दिया जाता है। क्यों? और सफेद है।
काला धन रखना अपराध है, इसलिए उसे छुप कर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी के पास 27,000 करोड़ रुपया चुनाव के लिए, 303 सीटें नरेंद्र मोदी ने जीती, 303, 110 करोड़ रुपया एक सीट पर खर्चा किया। 110 करोड़ एक सीट के लिए है? हमारे लोगों ने कभी करोड़ देखा क्या? देखा करोड़? देखा अभी किसी ने देखा करोड़? बहुत ज्यादा हमारी औकात लाख वाली है, करोड़ वाली है नहीं है, लाख वाली है। करोड़ तो देखा तक नहीं, होने का छोड़ो, देखा ही नहीं है। तो 110 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने, आरएसएस ने एक सीट पर खर्चा किया। क्यों? वोट खरीदने पड़ते हैं, बहुत पैसा लगता है, वोट खरीदने पड़ते हैं। सबसे पहले वोट खरीदने का धंधा कांग्रेस ने शुरू किया। वोट खरीदने का धंधा कांग्रेस ने शुरू किया और कांग्रेस की देखा देखी बीजेपी ने शुरू किया। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ये ब्राह्मणों ने बनाई, कांग्रेस ब्राह्मणों ने बनाई, जिनकी संख्या भारत में 3.5% है। और 3.5% वोट के आधार पर ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकते। 3.5 के आधार पर ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकते। गांव का सरपंच कहां से बनाएंगे? जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश के पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी, ये ब्राह्मणों के द्वारा ये बनाया हुआ प्रधानमंत्री है। इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने डेमोक्रेटिक शब्दावली में कहा है, नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री। नॉमिनेटेड अंग्रेजी में कहा बाबा साहब अम्बेडकर, ए नॉमिनेटेड है एंड दोज हु नॉमिनेट। किसने नॉमिनेट किया? ब्राह्मणों ने, आरएसएस के। और अडवाणी को कहा हट जाओ, हट जाओ। अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी ना, याद है, राम मंदिर के लिए। अरे यूपी वालों को याद नहीं तो फिर किसको याद है? राम मंदिर की यात्रा अडवाणी ने निकाली थी, तो रथ यात्रा के जो घोड़े थे ना, वो घोड़े को हांकने के लिए नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी अडवाणी ने लगाई थी। है पता? है किसी को पता? अरे सुधीर, ये फोटो दे, लेकिन आएंगे फोटो देना, फोटो के साथ एविडेंस है हमारे पास। बगैर सबूतों के कोई बात नहीं करता हूं मैं। तो जो लोग इस देश में ग्राम पंचायत का पंच और सरपंच नहीं चुनवा सकते, वो देश के पंचायत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहे हैं। ये सारा ईवीएम का चमत्कार है। और इस वजह से ईवीएम के बारे में ये सारे देश भर में जगाने का अभियान हम चला रहे हैं। ये जागृति का अभियान चला रहे हैं। ये जागृति का अभियान आपके वोटों की ईवीएम के द्वारा चोरी हो रही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप लोगों को लगेगा शायद मैं कह रहा हूं, नहीं, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कॉपी बताता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये दिया हुआ निर्णय,
ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट जुरिडिक्शन सिविल अपील नंबर 9093 ऑफ 2013 राइजिंग आउट ऑफ SLP सिविल नंबर 13735 ऑफ 2012, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और अगर इतना भयंकर फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के विरोध में, इन 3 शब्दों का अर्थ होता है, इसका मतलब है ईवीएम मशीन घोटाला करके चुनाव जिसको चाहे जितवाती है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह निर्णय दिया, उसके पहले यूरोप का सबसे बड़ा देश जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया, इसे कहा ये भ्रष्टाचार से चुनाव करवाती है, ये निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाती है, ये पारदर्शी चुनाव नहीं करवाती है। इसका अर्थ ही ये है ये मशीन इलीगल है। इसका अर्थ ही है ये मशीन इलीगल है। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब आप बोलेंगे अरे हमें कैसे मालूम नहीं हुआ? 8 अक्टूबर 2013 और आज क्या तारीख है? 2 अप्रैल 2023 है। 13 साल हो रहे, 10 साल, 13 के बाद 23, 10 साल। अरे 10 साल तक साला हमें कैसे नहीं मालूम हुआ? ऐसा आप लोगों के दिमाग में सवाल। 10 साल हो गया, हाँ 10 साल हो गया, हमें क्यों नहीं मालूम हो गया? इस देश का जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, होकल मीडिया है ना, मीडिया 4 प्रकार का। प्रिंट मीडिया में अखबार छपते हैं, अखबार ने फ्रंट पेज पर खबर नहीं छापी, चलो कोई बात नहीं है, शायद अखबार के संपादक को इतनी अकल नहीं होगी कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है, चलो पिछवाड़े पे छाप देता। अखबार के पिछवाड़े में भी नहीं छापा, अखबार के पिछवाड़े में भी नहीं छापा। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा मेश्राम जी 10 तारीख को छापा होगा। अरे मैंने कहा 10 साल से देख रहा हूं, कोई छापे ही नहीं रहा है। तो मीडिया जो अखबार वाले लोग हैं, ये अखबार वालों ने इस खबर को छापा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ब्लैकआउट किया। इस देश का मीडिया कितना भयंकर देशद्रोही मीडिया है। ये देशद्रोह की भी लिमिट है, ये देशद्रोह की भी लिमिट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ब्लैकआउट किया। और ये खबर ना छापने की वजह से आप लोगों को पता नहीं चला, टीवी वालों ने भी नहीं दिखाया। तीसरा मीडिया है, ये हमारे लोग प्रवचन करते हैं ना है? भारत में ये प्रवचन करने वाले जो बहुत सारे संत है, लोग वो आरएसएस वाले के संत है, उन लोगों ने भी नहीं कहा। होकल मीडिया है, लोग बोलते रहते हैं, उन्होंने भी नहीं कहा। यानी किसी ने भी इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं दी।
तो आपको मालूम कैसे होगा? ईवीएम में घोटाला होता है, ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये मालूम होगा कैसे? मीडिया वालों ने आपको ये जानकारी नहीं दी, जानकारी छुपाने का काम किया। ये राष्ट्रद्रोह का काम जो है मीडिया ने किया। अब इसके बारे में भी मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जा रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या बहुत सारे लोग और पत्रकार ऐसा कहते हैं, मीडिया वाले क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है। चलो ठीक है, हम नहीं मानते हैं, हम भी मानते हैं, चलो है, कितना देशद्रोह करने तक है? राष्ट्रद्रोह करने तक आपको अधिकार है? इतना अधिकार तो है नहीं। चलो अमन में इस्लाम की खबर नहीं छाप रहे हो, पंडित जी टट्टी को गए, उसको 4 दिन से बहुत पतीली टट्टी लग गई है, उसकी खबर छापते हैं कि पंडित जी को टट्टी लग गई। हम देश हित की, राष्ट्र हित की बातें कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बातें कर रहे हैं। अगर शांतिपूर्ण परिवर्तन होने से रोक लगाया गया तो लोग देश में हथियारबंद आंदोलन शुरू हो सकता है, देश खतरे में पड़ सकता है। देश को बचाने का काम कर रहे हैं, कानून और संविधान के विरोध का काम हो रहा है, संविधान बचाने का काम कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी कर रहे हैं। तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ निर्णय। इसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं, इसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, कोई घोटाला नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ए वामन मेश्राम पगला गया है, ए वामन मेश्राम पगला गया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, ऐसा मानने वाला भारत का हर शख्स गधे की औलाद है। सुन लिया क्या आपने? मैंने उन सभी लोगों को जो ऐसा कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, वो सभी के सभी गधे की औलाद है। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा मेश्राम जी आपके मुंह में ये शब्द अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों ने मुझे कहा नहीं आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो, मैंने कहा ठीक है सुधार लेता हूं, पहले एक काम कर ले। कहा क्या? मैंने कहा तू ये बता कि ये सड़क पर ऐसा एक गधा जा रहा है, एक गधा ऐसा जा रहा है, तो तू क्या कहेगा? तो बोले गधा जा रहा है, ऐसे बोलेगा ना, एक गधा जा रहा है, तो क्या बोलेगा? हाँ गधा जा रहा है। तू ये कहेगा एक पंडित जा रहा है, कहेगा है? पंडित जा रहा है कहेगा, गधा जा रहा है यही कहेगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन में घोटाला होता है ऐसा कहा। संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदलने वाला नहीं है। आपके यहाँ का अगर तहसील का कोई मैजिस्ट्रेट है, उसने कोई फैसला दिया, वो जिला कोर्ट में बदल सकता है? बदल सकता ना। ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है, ये बदलने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईवीएम में घोटाला होता है, ये फाइनल हो गया। ईवीएम में घोटाला होता है, फाइनल हो गया। जब फाइनल हो गया, फाइनल कोर्ट ने कहा ईवीएम में घोटाला होता है, फाइनल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इसके बावजूद भी जो आदमी नहीं मानता है क्या कहे उसको?
बताइए क्या गलत कहा। हमने उसको पूछा, हाँ बताओ, अब बताओ। अगर मैंने उसको दूसरा सवाल, हम गधे को गधा नहीं कहेंगे, गधे को पंडित कहेंगे, तो तीसरा आदमी हमें क्या कहेगा कि गधा गधा नहीं है, एक गधे को पंडित कहने वाला ही गधा है। तो हम तो गधा नहीं बनना चाहते ना भाई, हैं? हम इंसान ही बने रहना चाहते हैं। बगैर सोचे समझे हम बोलते नहीं है। बोलने के पहले विचार करते हैं, उसके बाद बोलते हैं, बगैर सबूतों के बोलते नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फाइनल कोर्ट ने फैसला दिया। अगर आपके पास कोई आदमी आ जाए, आपके पास, जरा साबित करके दिखाओ तो ईवीएम में गड़बड़ी होती है। कोई आदमी आपके पास आ सकता है और कहेगा आप ऐसा कह रहे हो गड़बड़ी होती है, चलो साबित करके दिखाओ। ऐसा बोल सकता है कोई आदमी आपको ईवीएम में गड़बड़ी होती है? हाँ आपने कहा, वो बोलेगा हाँ साबित करके दिखाओ। तो उसको जवाब दो, सुप्रीम कोर्ट ने साबित करने के बाद मुझे साबित करने की कोई जरूरत नहीं। साले बुड़बक होने की भी साली मर्यादा होनी चाहिए। बुड़बक आपके इलाके का शब्द न है, मेरे इलाके का नहीं है। बुड़बक होने की भी कोई लिमिट होनी चाहिए ना। आदमी को गधा होना चाहिए, लिमिट में ना होना चाहिए। लिमिट लेस गधा साली मर्यादा है, गधे होने की भी मर्यादा है। क्यों कह रहा हूं ऐसे? जितने लोग ऐसा कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, वहां तक मेरी आवाज जा रही है। भाई जा रही है। ये देखो ये क्या है, ये ग्लोबल मीडिया न्यूयॉर्क में भी सुन रहा है, लंदन में भी सुन रहा है। ये पेपर वाला मीडिया नहीं है, एक ग्लोबल मीडिया है, ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। सारे दुनिया में जा रहा है, जहां तक धरती है वहां तक पहुंच रहा है, कोई लिमिट नहीं है। एक ग्लोबल मीडिया है, वहां तक जा रहा है और जहां तक लोग देखना चाहते हैं वहां तक देखने को मिलता है। और वहां तक जो लोग देख रहे हैं, वहां तक जहां तक ये लोग देख रहे हैं, मैं वहां तक ये मैसेज पास ऑन कर रहा हूं कि जो भी ऐसा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बाद भी कि ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, फैसला देने के बाद भी कहते हैं वो सभी लोग गधे की औलाद है। मतलब यूपी में बैठने वाले और घर में बैठकर सुनने वाले, यूपी के बाहर जो 35 स्टेट 36 स्टेट है वहां, और दुनिया के अंदर जहां जहां भी हमारी ये आवाज पहुंच रही है, वहां ये बात मैं कह रहा हूं। साथियों, क्योंकि ये बातें आप लोगों को समझाया जाना सही जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं। जो लोग ऐसा मानते हैं मैं उनको सुधरने का अवसर दे रहा हूं। अगर सुधरता नहीं है तो गधे की औलाद भी कह रहा हूं। इसके बाद भी सुधरता नहीं है तो वो गधे की औलाद रहना चाहता तो मैं क्या कर सकता? मैं तो इंसान की औलाद बनाना चाहता हूं। इसके बावजूद भी रहना चाहता है तो उसके लिए हमको कोई इतराज तो है नहीं। साथियों, तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक और दूसरा फैसला दिया उसी फैसले में कि ईवीएम में घोटाला होता है, रोकना होगा। रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया जाता है। ईवीएम मशीन के साथ साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाने का भी आदेश दिया जाता है। अब देखो, 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ, तब से आप लोग वोट डाल रहे हैं। तो 3 तरीके से वोट डाला जा रहा है।
ये 3 तरीके से वोट कैसा डाला जा रहा है मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा घोटाला कैसे हो रहा है। सबसे पहले बैलेट पेपर होता था, है ना, होता था ना बैलेट पेपर, कागज का पेपर होता था। आप लोग वोट डालने के लिए जाते थे, बूथ के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे। देने के बाद आप देखते थे कैंडिडेट के क्या नाम है, फिर देखते थे चुनाव निशान क्या है, गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। ऐसे चुनाव निशान होते नहीं है। आप लोग जानते, मैं भी जानता हूं, आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, फिर मैं क्यों बोल रहा हूं? हाँ, ये सवाल है, मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं, जो मैं समझ चुका हूं वो आपको समझाना चाहता हूं कि बात आपको समझ में आ जाए। तो आप वोट डालने के लिए चुनाव निशान देखते थे और फिर सोचते थे किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। समझा रहा हूं, समझा रहा हूं। थोड़ा बहुत ये ईवीएम है ना, टेक्निकल विषय है, आपको टेंशन हो जाता है, तो थोड़ा मनोरंजन भी थोड़ा सा करना जरूरी हो जाता है, क्या टेंशन थोड़ा सा रिलीज हो जाए। तो किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको, चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। उस समय बैलेट पेपर पर वोट देने के लिए आप क्या करते थे? मोहर उठाते, मोहर होती थी ना, है? मोहर उठाते थे। देख, अरे शाही नहीं है, क्या करते थे? अरे शाही नहीं है। फिर क्या करते थे? आप इंक पैड होता था, हाँ लग गया है, शाही लग गया है। फिर आप कुत्ते को देखते थे, कहा हाँ सबसे नीचे कुत्ता है, हाँ बराबर लग गया है, जहां मैं लगाना चाहता था वहीं पर लग गया है, बराबर लग गया है। अभी मुझे फोल्ड करना होगा। फोल्ड करते थे, ये बड़ा हो गया है, ये छोटा करना होगा और छोटा करना होगा। इसके बाद आप बैलेट बॉक्स में वोट डालते थे और डालने के बाद निश्चिंत होकर घर में जाते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया, मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है। निश्चिंत होकर घर में जाते थे। होता था? जो होता था वो बता रहा हूं भाई, आपको समझ में आ जाए, इसलिए हो गया। अब बैलेट पेपर हो गया, अब ईवीएम आ गया। कंपैरेटिवली बता रहा हूं ताकि आपको तीनों चीजों का फर्क समझ में आ जाए। आप गए, ईवीएम आ गया 2004 में, आप बटन दबाया, ईवीएम में बटन दबाया, बटन दबाने के बाद कमल का फूल, पंजा, साइकिल, हाथी, जिस किसी पर भी आपने बटन दबाया तो मोहर लगा हुआ दिखना चाहिए ना, है? दिखना चाहिए कि नहीं? 2004 में ईवीएम में दिखाई नहीं देता था, 2009 में दिखाई नहीं देता था, दिखाई नहीं देता था। तो जो वोट देने वाला वोटर होता था वो क्या सोचता था? अरे साला कहीं मेरा वोट इधर उधर तो नहीं, ऐसा देख, साला इधर उधर तो नहीं गिर गया। बैलेट पेपर पे आंखों से दिखता था, जिसकी आंखें कमजोर होती थी वो चश्मा लगाकर देखता था, इंश्योर करता था, खातरी करता था कि मैं जिसको वोट देना चाहता हूं उसी के नाम पर जमा हो गया या नहीं हो गया। बैलेट पेपर पर आंखों से देखकर तसल्ली कर लेते थे। ईवीएम मशीन में आपके आंखों को दिखाई नहीं दिया 2004-2009 में। जब नहीं दिखाई दिया तो आपने इधर उधर देखा, चुनाव आयोग के कर्मचारी देख रहे थे आपको। आए, चुनाव आयोग के कर्मचारी आए, जब आपने इधर देखा उधर देखा, आया, और चुनाव आयोग के कर्मचारी ने वोटर को कहा हो गया है, हो गया है। तो वोटर क्या, ये समझ रहे हो, ये एक्शन हो गया, हाँ हो गया। ये एक्शन जो है ना, ये क्वेश्चन मार्क वाला एक्शन है, इसको बोलते बोले बगैर, अच्छा हो गया, हाँ हो गया।
किधर से आए थे? इधर से। इधर जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। तो उसको मालूम साला ज्यादा देर रुकेगा, पता नहीं हंगामा खड़ा कर सकता है। जाओ 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 जाओ, भगा दिया। हो गया। ये 2004 में ऐसा हुआ, 2009 में ऐसा हुआ। आंखों से दिखाई नहीं दिया। जब दिखाई नहीं दिया, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम के घोटाले के सबूत इकट्ठा किए। सबूत इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे सबूतों की छानबीन की और छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। जो आदमी ऐसा कहते हैं नहीं होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों की छानबीन की, क्या नहीं होता है ऐसा कहने वाले लोगों ने कोई छानबीन की है? जो ऐसा मानते नहीं होता है, उसमें से किसी ने भी कोई छानबीन की? उसको पूछो, छानबीन किए बगैर क्यों मान रहे हो, क्यों मान रहे हो? तो कहता है पहलवान ने कहा था। क्या कहता है? क्यों मान रहे हो? कहा है पहलवान ने कहा था। ये पहलवान कितना पढ़ा लिखा है? नहीं पढ़ा लिखा नहीं है, वो जिंदगी भर यही करता रहा, वो पहलवान हो गया। बराबर है, क्योंकि जब ऐसा करते रहोगे 14 साल तो पहलवानी में ग्रेजुएट हो जाता है, और पढ़ाई लिखा में गया तो पढ़ाई लिखाई वाला ग्रेजुएट हो जाता है, दोनों तरफ ग्रेजुएट हो जाता है। तो कहा, पहलवान ने कहा कितना पढ़ा लिखा? कहा कि नहीं कुछ नहीं पढ़ा लिखा हुआ। तो पूछा क्यों नहीं है कि पहलवान जी आपने ईवीएम को छानबीन किया क्या? ऐसा पूछा उसको, पहलवान को? क्या कि नहीं नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? कहा कि झापड़ मारता है। पहलवान को पूछने का थोड़ी रिवाज है हमारे देश में। पहलवान ने कह दिया, मानना पड़ता है। अगर पहलवान ने कह दिया और नहीं माना, सर हमारी बात नहीं मान रहा है, झापड़ लगा देता है। इसलिए कोनो पूछता नहीं है उसको कि आपने छानबीन किया कि नहीं किया। तो इस तरह से जो नहीं मानते हैं उन्होंने कोई छानबीन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करने के बाद कहा ईवीएम में घोटाला होता है। इस फर्क को समझने की जरूरत है। और इस तरह से ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, ये बात फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। ऑर्डर दिया 2013 में। 2014 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था। चुनाव आयोग को आदेश दिया पेपर ट्रेल मशीन लगाओ। तो जो ईवीएम मशीन था उसमें आपका वोट जमा हो जाता है, आंखों से दिखाई नहीं देता, ईवीएम में जमा हो जाता है, ईवीएम के अंदर चला जाता है। ईवीएम के अंदर चला जाने के बाद में आपका वोट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा होता है। वोट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बैलेट पेपर की तरह दिखाई देता है? आंखों से नहीं दिखाई देता है। उसका फिजिकल एविडेंस होता है? नहीं होता है। आंखों से दिखाई नहीं देता, फिजिकल एविडेंस नहीं होता, कोई वजन नहीं होता, और वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा होता है। सारे दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं, क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। चलो प्रयोग करके दिखाता हूं। ये मोबाइल है और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक साधन है। आपने उसमें मैसेज टाइप किया, राम प्रसाद जी, मैं राम नारायण आपको संदेश मैसेज दे रहा हूं। मैं वाराणसी के एयरपोर्ट पर हूं, फ्लाइट में बैठने को जा रहा हूं और दिल्ली आ रहा हूं। पहली बार जिंदगी में दिल्ली देखा नहीं है। आप एयरपोर्ट पर आ जाइए
और मुझे लेकर जाइए, ऐसा मैसेज टाइप किया और टाइप करके राम प्रसाद को भेज दिया। राम नारायण राम प्रसाद को दिल्ली में मिल गया। तार है मोबाइल का? है? नहीं है। वायर है? नहीं। मैसेज जाता कि नहीं जाता? ये वाराणसी से दिल्ली में जाता है, वाराणसी से लंदन में जाता है, वाराणसी से न्यूयॉर्क में जाता है, 25,000 किलोमीटर दूर चला जाता है आपका ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। क्यों? ये ट्रांसफरेबल है, ये मैसेज चला जाता है 25,000 किलोमीटर। ईवीएम मशीन कितनी बड़ी है? 2 फीट की। 2 फीट की ईवीएम मशीन में 7 कैंडिडेट के वोट जमा है, तो एक ई वोट को दूसरे के नाम पर राम नारायण के वोट को राम प्रसाद के वोट में जाने के लिए कितना किलोमीटर चलना होगा? बैलेट पेपर को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को? 0। उधर ही है, इधर ही है। अरे 25,000 किलोमीटर में से जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वो 2 फीट की मशीन में इधर उधर करने के लिए कोई ज्यादा समय लगता नहीं है, और आपका वोट मशीन के अंदर ही अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अंदर ही अंदर होने से बाहर आपको पता चलता नहीं है। ये बात डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और उसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कही। ये जजमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिखा, जस्टिस ने भी नहीं लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिखा। और ये सारा छानबीन करके लिखा, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने माना घोटाला होता है, घोटाला रोकना होगा, रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया। घोटाला रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन आपको अब बताता हूं। 2 बताया, एक बैलेट पेपर बताया, फिर आपको ईवीएम मशीन बताया, अब आपको पेपर ट्रेल मशीन बताता हूं ताकि आपको पता चल जाए। जब आप वोट डालने के लिए जाते हो पेपर ट्रेल में, आपने बटन दबाया, ईवीएम मशीन में दिखाई नहीं देता था, पेपर ट्रेल लगने के बाद आंखों से दिखाई दिया। हाँ, ये फर्क आ गया। ईवीएम मशीन में दिखाई नहीं देता था, पेपर ट्रेल मशीन में आपने बटन दबाया, आंखों से दिखाई दिया। आपने पंजे को, हाथी को, साइकिल को, जिस किसी को भी वोट दिया, आपका लगा हुआ निशान दिखाई दिया। कितना सेकंड रुकता है वो कागज? 7 सेकंड। 7 सेकंड रुकने के बाद वो कट कर बैलेट बॉक्स में गिर जाता है। अब बैलेट बॉक्स में फिजिकल एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो दिखाई नहीं देता। पेपर ट्रेल मशीन में कागज का टुकड़ा कटकर गिर जाता है, ये फिजिकल एविडेंस है। पेपर ट्रेल मशीन में फिजिकल एविडेंस है। अब फिजिकल एविडेंस सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाया? क्योंकि घोटाला पकड़ा जाए। अब देखो घोटाला कैसे पकड़ता है। राम नारायण ने ईवीएम मशीन में ये चुनाव हुआ, चुनाव होने की वजह से काउंटिंग हुआ, काउंटिंग होने की वजह से राम नारायण चुनाव ईवीएम की वजह से हार गए। तो राम नारायण ने कलेक्टर को कहा कि कलेक्टर साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा है कि ये पेपर ट्रेल मशीन में जो कागज का टुकड़ा गिरता है, मुझे उसकी गिनती चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। कलेक्टर ने ऑर्डर दिया पेपर ट्रेल मशीन के अंदर पड़े हुए कागज के टुकड़ों की गिनती कर दिया जाए। कागज के टुकड़ों की गिनती हुई, राम नारायण ईवीएम में हार गए थे,
पेपर ट्रेल में चुनाव जीत गए। उदाहरण बता रहा हूं, ताली बजाने का नहीं है कुछ भी इसमें। उदाहरण समझा रहा हूं भाई। राम नारायण चुनाव जीत गए कैसे? क्योंकि पेपर ट्रेल मशीन में बैलेट पेपर के टुकड़े गिरे, फिजिकल एविडेंस है। इसमें पंजे में ठप्पा लगा है, इसमें कमल के फूल में ठप्पा लगा है। कमल के फूल वाला बैलेट का टुकड़ा पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता, पंजे वाला कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि दो अलग अलग डिस्टिंक्ट एविडेंस अलग है, फिजिकल एविडेंस अलग है, दो अलग अलग ठप्पे लगे हुए हैं। पंजा का ठप्पा वाला कागज कमल के फूल में मिक्स नहीं हो सकता और कमल का फूल पंजे में मिक्स नहीं हो सकता, दो अलग अलग ठप्पे है। तो अलग अलग ठप्पे की गिनती पेपर ट्रेल मशीन में की गई, ईवीएम मशीन में ऐसा सबूत नहीं है, इसलिए राम नारायण चुनाव हार गए थे। मगर ये सबूत पेपर ट्रेल में थे, इसके आधार पर वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, इस वजह से राम नारायण पेपर ट्रेल में जीत गए। अरे समझ में आ रहा? ज्यादा टेंशन मत लेना। ये समझने के लिए ये टेक्नोलॉजी 90% लोग हैं ना भारत के, ये हमारे देश में क्या है? अरे अक्षरों की साक्षरता नहीं है, अक्षरों की, उसको बोलो लिखो, सिग्नेचर लिखो, हमें आता नहीं है। तो क्या बोलता है? अंगूठा है? लगभग हमारे जो पुरखे है अंगूठा टेकते ना। तो अक्षरों की साक्षरता नहीं थी, कंप्यूटर की साक्षरता है। अबे अक्षरों की नहीं है, कंप्यूटर की साक्षरता, अबे अक्षरों की साक्षरता नहीं है। भारत में कंप्यूटर की कहां से होगी? टेक्नोलॉजी की उससे आगे कहां से होगी? 90% लोग भारत में टेक्नोलॉजी के साक्षर नहीं है। यहां 200% ईवीएम मशीन सुटेबल नहीं है। अमेरिका में 100% टेक्नोलॉजी की साक्षरता है। सारा राजकाज नागरिकों के साथ टेक्नोलॉजी के आधार पर चलता है, साक्षर है। फिर भी अमेरिका ने ईवीएम मशीन नहीं लगाया। भारत सरकार ने जब जापान से ईवीएम मशीन मंगाया तो हमारे लोगों ने जापान को पूछा, आपके देश में ईवीएम क्यों नहीं लगा रहे हो? तो जापान ने जवाब, गधे हैं क्या हम लोग? उनको बुड़बक मालूम नहीं था। जापान वालों को बुड़बक शब्द मालूम नहीं था, तो बोलते बुड़बक है क्या हम? तो फिर हमको क्यों ये मशीन हमको क्यों बेच रहे हो? धंधा है हमारा, हमारा धंधा है, धंधा कर रहे हैं। तुम्हारा देश का जो हुक्मरान है वो हुक्मरान को सोचना चाहिए, जनहित में सोचना चाहिए। वो आपके विरोध में सोच रहा है, आप उनके पिछवाड़े पे लात मारो, आप ठीक करो ना अपने रूलर्स को, शासक वर्ग को। तो इस तरह से साथियों, ये जो ऑर्डर दिया, ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को होने के बावजूद भी 2014 के चुनाव में चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। कितना लगाया? घोटाला पकड़ने वाली मशीन 0.33, आधा % भी नहीं लगाया। कितना नहीं लगाया? 99.67% नहीं लगाया। इट मीन्स लगभग नहीं लगाया। 2014 में घोटाला पकड़ने वाली मशीन चुनाव आयोग ने नहीं लगाई, 15 को नहीं लगाई, 16 को नहीं लगाई। जब नहीं लगाई तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट जाना बच्चों का खेल है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जज आपके वकील के मुंह पर फाइल फेंक के मारता है।
ठोस सबूत होने, केवल सबूत नहीं, ठोस सबूत। केस लेकर गए, केस के आधार पर नोटिस इश्यू हुआ चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग का वकील सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट के वकील वहां बहस किया और कहा, जज साहब ये जो वामन मेश्राम है ये ऐसे ऐसी चिट्ठी लिखता है, चुनाव आयोग ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखता है, ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखता है। जज ने पूछा कैसे कैसे लिखता है? तो वकील चुनाव आयोग का कहने लगा, चिट्ठी पढ़ के सुनाए? हाँ पढ़ के सुनाओ। तो चिट्ठी पढ़ के सुनाया कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा निर्णय दिया। ये निर्णय ये था, इसके अनुसार पेपर ट्रेल मशीन लगाना था, चुनाव आयोग ने नहीं लगाया। अरे सुप्रीम कोर्ट ने, अरे ये तो हमारा ना जजमेंट है, ए वामन मेश्राम कहाँ है? ए हमारा जजमेंट है। वकील को, चुनाव आयोग के वकील को, अरे हमारा जजमेंट है ना, हमने दिया आदेश, तुमको उस पर अमल करना था, तुमने नहीं किया, वामन मेश्राम कोर्ट में आ गया। अरे वो तो हमारी मदद कर रहा है वामन मेश्राम, ये तो साला हमको करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था, वो तो हमारी मदद कर रहा है। चुप रहो। ऑर्डर पास किया, ये मेरे फेवर में ऑर्डर पास किया। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया मेरे फेवर में। 2019 के लोकसभा के चुनाव में 100% घोटाला पकड़ने वाली पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी। आदेश दिया। आदेश देने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। 2004-2009 को कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सबूत इकट्ठा किए और अडवाणी को बताए कि कांग्रेस ने आपको कैसे हरवाया। अडवाणी ने कहा इसके विरोध में मैं रथ यात्रा निकालूंगा, सारे देश के लोगों को बताऊंगा कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके ये सब किया। कांग्रेस को मालूम था, मालूम हो गया, सरकार कांग्रेस की थी, तो सरकार को लगा रे अडवाणी कोई छोटा मोटा नेता थोड़ी, तो बहुत बड़ा नेता है भाई, बहुत बड़का नेता है, सारे देश भर में बताएगा। तो राम जन्मभूमि के मुद्दे पर आग न लगी थी, नहीं लगी थी, देश भर में फसाद हुए थे ना, हुए थे, मालूम है क्या? ऐसा करेगा तो साला कांग्रेस के दफ्तरों में आग लग जाएगी, देश खतरे में पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, दूसरे नंबर के नेता भाजपा के, उसको कहा रे अडवाणी जी को रोकिए। कहा नहीं, वो बड़ के नेता, हम बोल नहीं सकते, हमारी औकात नहीं है इतनी। कांग्रेस ने सोचा अभी कौन रोक सकता है भाई अडवाणी को, तो बहुत बड़ा नेता है, आरएसएस के लोग अडवाणी को रोक लगा सकते हैं। आरएसएस के पास गए कांग्रेस के लोग, कांग्रेस ने आरएसएस को कहा अडवाणी जी की रथ यात्रा से देश खतरे में पड़ेगा, देश को बचाना होगा। आरएसएस ने कहा बचाएंगे, देश को बचाएंगे। हमें क्या फायदा होगा? आरएसएस ने कांग्रेस को कहा हमें क्या फायदा होगा? कांग्रेस ने कहा देश बचेगा, यही ना फायदा है। आरएसएस को कांग्रेस ने कहा देश बचेगा, यही आपका फायदा है। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा ये SC ST OBC के लोगों को गधा बनाने के लिए ना हम राष्ट्रवाद करते रहते हैं। अरे SC ST OBC के लोगों को ना गधा बनाने के लिए कहते रहते हैं, आप उसी नारे को हमको ही चुप करा रहे हो हैं? नहीं, ये बताओ हमें क्या फायदा होगा? तो कांग्रेस ने कहा ठीक है, सरकार हमारी है, 2014 का चुनाव तुम जीत लो, प्रधानमंत्री अपना बना लो। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा तुमने 2004 में घोटाला करके सरकार बनाई, तुमने 2009 में घोटाला करके सरकार बनाई, तुमने 2 बार सरकारें बनाई, तुमने हमको कई बार घोटाला करके सरकार बनाने के लिए कह रहे हो हैं? तुमने 2 बार घोटाले से सरकार बनाई, हमें कई बार कह रहे हो
घोटाले से सरकार बनाओ। कांग्रेस ने कहा तो हम तो कांग्रेस के लोग न हैं, 2 नंबरी लोग न हैं, सारे देश के लोग ना हम कांग्रेसियों को 2 नंबरी बोलते हैं। तुम तो राष्ट्रवादी लोग हैं, तुम भी 2 नंबरी बनना चाहते हो। नहीं, बराबरी होनी चाहिए। तुमने 2 बार घोटाला किया, हमको भी 2 बार घोटाला करने का मौका मिलना चाहिए। चलो ठीक है, कांग्रेस ने कहा ठीक है, तुम भी 2 बार घोटाला कर। 2014 के चुनाव में घोटाला करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? प्रधानमंत्री है, सबको डरा रहा है। नरेंद्र मोदी सबको डरा रहा है, डरा रहा कि नहीं? नरेंद्र मोदी सारे देश के लोगों को डरा रहा है। मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी घोटाला करके 2014 में प्रधानमंत्री बना। सारे दुनिया को डरा सकता है। वामन मेश्राम को इतने सबूत है। कितने? इतने सबूत है। और 787 और अलग है। इतने सारे सबूत है। नरेंद्र मोदी को भी मालूम है वामन मेश्राम के पास सबूत है घोटाले के। मेरे से पंगा लेगा। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, जेल में जाने से डर लगता है। मैं तो गुजरात में जेल जाके वापस आ गया। गुजरात के जेल में जाके वापस आ गया। लोगों को डर लगता है, मैंने कहा गुजरात में ही जाके आता हूं। तो इस तरह से साथियों, ये बात मैं खास तौर पर आपको समझा रहा हूं, सबूतों के साथ समझा रहा हूं। नरेंद्र मोदी 2014 में घोटाला करके प्रधानमंत्री बने और 2019 के चुनाव के पहले जब ये ऑर्डर आया, उसको मिला, ऑर्डर की कॉपी मिली, तो उसको लगा रे बाप 2014 में तो जीत गया, 2019 के लोकसभा चुनाव में वामन मेश्राम ने टांग अड़ा दिया। वामन मेश्राम ने टांग अड़ा दिया। वामन मेश्राम की टांग एक गांधी जी की सिंगल हड्डी की टांग नहीं है, डबल हड्डी की टांग है। तो नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से संपर्क किया और कहा 2019 के चुनाव में मदद करो। कांग्रेस ने पूछा प्रधानमंत्री कौन है? कहा मैं। सरकार किसकी है? हमारी सरकार है। प्रशासन किसके नियंत्रण में? हमारे नियंत्रण में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसने बनाए? हमने बनाया। तो सारी बातें तो तुम्हारे नियंत्रण में है, जो करना है कर लो। नहीं, वामन मेश्राम ने टांग अड़ाया। भाई आपकी मदद लगेगी। फरवरी 2019 को अभिषेक मनु संघवी, कांग्रेस का भारत के जो 10 बड़े वकील है उसमें से वकील है एक अभिषेक मनु संघवी। संघवी भी है और मनु भी है, दो है। अभिषेक मनु संघवी ने फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और कहा मिलान करा दो ईवीएम मशीन और पेपर ट्रेल मशीन का 50% मिलान करा दो। ये जो वामन मेश्राम का जजमेंट है, ये वामन मेश्राम का जजमेंट रिकाउंटिंग का जजमेंट है। 13 लाख 15 लाख वोट को रिकाउंट करना पड़ेगा, ज्यादा समय लगेगा, मिलान करा दो। मेरे वकील ने कहा वकील साहब, ये वामन मेश्राम का जजमेंट कह रहा है 100% रिकाउंटिंग होगा, आपने सुप्रीम कोर्ट में केस किया 50% मिलान करा दो। 50 ज्यादा होता है कि 100 ज्यादा होता है? इतना गणित कच्चा है आपका वकील साहब। अरे 100 ज्यादा होता है, ये 100 का ऑर्डर है, तुम 50 की मांग कर रहे हो। 100 में चोरी पकड़ी जाएगी। तुम चोर को पकड़ना चाहते हो कि बचाना चाहते हो? अरे तुम कहते हो ज्यादा समय लगेगा। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में लिखा, क्या लिखा? चुनाव आयोग को फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने के लिए अथॉरिटी दी जाती है। वो कहां लिखा हुआ है ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए?
जल्दी रिजल्ट लगाना चाहिए। कहां बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा? कहां लिखा? है ही नहीं। जल्दी इंपॉर्टेंट नहीं है। चुनाव में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराना जरूरी है, ईमानदारी से चुनाव करवाना जरूरी है, जल्दबाजी से नहीं। मगर कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा केस दायर किया। उस समय जस्टिस गोगोई थे चीफ जस्टिस। उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए था, कहना चाहिए था ये जजमेंट हो चुका है, फैसला हमने दे दिया है, दोबारा कोर्ट में केस लेकर मत आओ। चीफ जस्टिस ने, रंजन गोगोई ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? एक औरत ने उसके ऊपर विनय भंग का आरोप लगाया। तो दूसरे नंबर का जज था जस्टिस बोबड़े, जिसका दादा आरएसएस के वकील विंग का संस्थापक अध्यक्ष था। उसका पोता सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर का जज था। उसकी अध्यक्षता में 7 जज का बेंच बैठा। 7 जज के बेंच ने फैसला दिया जस्टिस गोगोई निर्दोष है। जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में उस औरत की जांच करने का आदेश दिया। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। अगर जस्टिस गोगोई निर्दोष है तो इसका मतलब उस औरत ने झूठा बयान दिया, और अगर उसने झूठा बयान दिया उसको दंड या सजा होना चाहिए। उसको निर्दोष कैसे छोड़ दिया? और अगर निर्दोष छोड़ दिया तो सिद्ध होता है ये सारा का सारा बनाव किया जा रहा था ताकि जस्टिस गोगोई से गलत फैसला करवाया जा सके। 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस पर आरोप था और उसको निर्दोष छोड़ा गया, उस जज ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? 50% मिलान नहीं होगा, 1% होगा। 1% में चोरी पकड़ो, मेरे पास 100% है, 200% गारंटी से चोरी पकड़ने वाला ऑर्डर मेरे पास है। मिलान का 1% ऑर्डर हुआ। अब चुनाव आयोग के पास 2 ऑर्डर हुए। अगर मैं आग्रह करता चुनाव आयोग को कि मेरे आधार पर निर्णय पर रिकाउंटिंग होनी चाहिए, तो चुनाव आयोग कहता है ये आपका पुराना जजमेंट है 17 का, ये 19 का 1% का है, 19 पर अमल करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का है, आपका पुराना है। मेरे जजमेंट को नीचे दबाने के लिए 1% का जजमेंट लाया गया, और 1% का जब जजमेंट आया तो आरएसएस को, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को मौका मिल गया। क्या मौका मिला? घोटाला करके चुनाव जीतने का। तो क्या हुआ 2019 में? जानते हो क्या हुआ? एक आदमी आरएसएस का वोट डालने के लिए जाता था और क्या करता था? वोट कैसे करता था? 10 बार थप्पा मारता था। एक वोटर 10 बार थप्पा मारता था। आप बोल रहे क्या बोल रहे हो भाई मेचराम जी, सबूत चाहिए। वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, 11 लाख लोगों ने वोट डाला। मशीन से कितना निकलना चाहिए? 11 लाख निकलना चाहिए, 12,87,000 निकला है। कुछ समझ में आ रहा है? 11 लाख लोगों ने वोट डाला, 12,87,000 वोट निकला। और इतनी तेजी से तो मुर्गी भी अंडा नहीं देती है, साली ईवीएम मशीन वोट दे रही है। आज तक कभी नहीं सुना गया कि ईवीएम मशीन वोट भी देती है। एक 1,87,000 वोट नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में ज्यादा निकले। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इसकी जांच होगी। 22 को हियरिंग थी, 22 मार्च को, बराबर है सुधीर? 22 मार्च को हियरिंग थी, ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का। नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू घोषित कर दिया, बराबर? बंद, सुप्रीम कोर्ट बंद।
जनता कर्फ्यू होती। कोविड आ गया है, सारे लोग मर रहे हैं, मुर्गियों की तरह मर रहे हैं, जनता कर्फ्यू। 23 को बंद, सारा देश बंद, लॉकडाउन लागू कर दिया। 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट बंद। कहां से हियरिंग करेगा और कहां से फैसला करेगा? बच गया नरेंद्र मोदी। ये साला कोविड भी जो है नरेंद्र मोदी को बचा रहा, सबको मार रहा है, उसको बचा रहा है। ये साला बड़ा हैरान किस्म का कोविड है। कोविड नरेंद्र मोदी का दोस्त निकला, और ये साला हैरान करने वाली बात है। SC ST OBC को मरवा रहा है और नरेंद्र मोदी का दोस्त निकला। अरे इतना कैसा दोस्त है साला? कोविड बचा दिया, लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इलीगल, भ्रष्टाचार वाला, घोटाले वाला बना रहा। और इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से ये 2019 का चुनाव हुआ। सवेरे काउंटिंग शुरू हुई 8 बजे, बीजेपी आ गई। 10 बजे बीजेपी आ गई, 12 बजे बीजेपी आ गई, 2 बजे बीजेपी आ गई, 4 बजे बीजेपी आ गई। राहुल गांधी टीवी पर आ गए। शाम को 4 बजे राहुल गांधी टीवी पर आ गए और कहा, मोदी जी चुनाव जीत गए हैं, मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारी वेल विशेष है। एक भी बीजेपी ने चुनाव नहीं जीता था। 340 सीटों पर रुझान आगे बढ़ रहा था, एक भी सीट बीजेपी ने जीता नहीं था। मगर राहुल गांधी ने शाम को 4 बजे स्वीकार कर लिया बीजेपी जीत गया। तो काउंटिंग सेंटर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता काउंटिंग कर रहे थे, उन्होंने काउंटिंग सेंटर छोड़ दिया। अब राहुल गांधी कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट, उन्होंने स्वीकार कर लिया हार, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग सेंटर से भाग गए। रात के 9 बजे रिजल्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट के मिलान करने के आदेश के अनुसार मिलान करने का रात के 9 बजे समय आ गया। तो चुनाव आयोग के लोगों ने देखा, कांग्रेस के लोग कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ है नहीं, वो तो सब भाग गए। है ही नहीं, है ही नहीं, नहीं है। अरे फिर मिलान करने का कैसे? मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, उसके बगैर मिलान कैसे होगा? है ही नहीं। तो मैं बामसेफ का भी नेशनल प्रेसिडेंट हूं। बामसेफ के हजारों कर्मचारी चुनाव कंडक्ट करवाते हैं। मैंने टेलीफोन किया, अरे ये मिलान करने के लिए कांग्रेस वाले हाजिर नहीं है, तो आपने कैसे किया? ये मिलान कैसे करवाया? तो हमारे लोगों ने मुझे बताया, कागज में खाना पूर्ति कर दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कागज भेज दिया। खाना पूर्ति है, समझते हो ना? खाना पूर्ति, कागज में खाना पूर्ति कर दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिया। इतना भयंकर 2019 के चुनाव में घोटाला हुआ। एक और सबूत बताकर मैं अपनी बात को अभी कंक्लूडिंग में ले जाना चाहता हूं। आउट ऑफ 543 373 लोकसभा सीटों में ज्यादा वोट निकला। कितनी सीटों में? 373 सीटों में ज्यादा वोट निकला। उसमें से 303 में बीजेपी जीती और 373 में ज्यादा वोट निकला। इट मीन्स 100% बीजेपी ने 303 सीटें घोटाला करके जीती और घोटाला करके जीतकर नरेंद्र मोदी 2019 के चुनाव में दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। अभी मैं आ रहा था तो मुझे सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स लोगों ने बताया कि मेश्राम जी, आप जो राष्ट्रीय स्तर का अभियान चला रहे हो, आपके भाषणों को सारे देश भर में लाखों करोड़ों लोग देख रहे थे। मैंने आज देखा
केवल 500 ही लोग देख रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? तो मैंने कहा नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया कंपनी के लोगों को कहा होगा कि अगर आप भारत में ऑपरेट करना चाहते हो तो वामन मेश्राम का सोशल मीडिया में ज्यादा दिखाओ मत। आ रहा समझ में? नहीं तो आग लग जाएगी देश में। तो इस तरह से साथियों ये बहुत भयंकर मामला हो रहा है देश में। अब इसको रोका कैसे जाए? पहला काम, ईवीएम में घोटाला होता है आपको मालूम ही नहीं है तो आप मेरा साथ कैसे देंगे? तो पहले जागरण करना होगा, इसलिए जागरण का काम कर रहा हूं। दूसरा काम ये कि यदि मैं चुनाव आयोग को लिख रहा हूं ईवीएम में घोटाला होता है, सुधार करो। तुम कहते हो ईवीएम में सुधार अगर करके ईवीएम ही रखना चाहते हो, रख लो। ईमानदार ईवीएम मशीन बनाओ। घोटाले वाली बनाते हो तो ईमानदार वाली भी बना सकते हो, लगाओ और ईमानदारी से करवाओ। अगर ये बात तुम नहीं मानते हो तो मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भारत बंद करूंगा। मैं भारत बंद करूंगा। मैंने भारत बंद पहले भी किया था, याद है ना आप लोगों को? नरेंद्र मोदी सीएए कानून पास किया पार्लियामेंट, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, प्रचार किया है, मुसलमानों के विरोध में है। मैं आसाम गया, पता चला 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया। उसमें 5 लाख मुसलमान थे, 14,48,000 SC ST OBC के थे, जिनको भारत के नागरिकता से वंचित कर दिया। नरेंद्र मोदी ने, RSS ने, विश्व हिंदू परिषद ने, जो बार बार SC ST OBC को कहते हैं, क्या कहते हैं? हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। अरे हिंदू है तो कैसे निकाला है? तुम कहते हो ना हिंदुओं की सरकार है। अगर हिंदुओं की सरकार है तो 14,48,000 हिंदुओं को कैसे निकाला नागरिकता के अधिकार से? इनको कोई हिंदू बूंदी का कोई मतलब नहीं है। 14,48,000 लोगों को जब निकाला, वहां के लोगों ने मुझे आसाम बुलाया, मैं आसाम गया। मैंने कहा तो बहुत गंभीर मामला है। छानबीन करने के बाद दिल्ली वापस आया और दिल्ली वापस आकर भारत बंद का ऐलान किया। इतना बड़ा भारत बंद हो गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में इतना बड़ा भारत बंद हो गया। नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, RSS का, विश्व हिंदू परिषद का जो सीएए कानून है, डब्बे में बंद कर दिया। अभी तक नरेंद्र मोदी उस कानून को लागू नहीं कर पाया। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली नेता है, तो क्यों नहीं लागू करवाया? अगर नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर है, शक्तिशाली है, क्यों नहीं कानून लागू करवाया? मैं कहता हूं अगर तुम ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, तो तुमको मैंने रोक दिया, तुम्हारा कानून डब्बे में बंद कर दिया। अगर नरेंद्र मोदी ताकतवर है तो मैं भी इंच भर नरेंद्र मोदी से ज्यादा हूं। ज्यादा नहीं, इंच भर ज्यादा हूं। अगर ज्यादा नहीं होता तो मेरे भारत बंद से कानून डब्बे में बंद हो जाता। जब मैंने उसका कानून बंद कर दिया तो हमारी ताकत भी ज्यादा है, इस वजह से उनको ऐसा करना पड़ा। तो दोबारा भारत बंद करेंगे। चुनाव आयोग को चेतावनी देता हूं, अगर ईवीएम में कानून और संविधान के दायरे में रहकर चुनाव नहीं करवाए, भारत बंद करेंगे। यदि भारत बंद करने के बाद भी चुनाव आयोग नहीं मानता है तो 2024 में ईवीएम फोड़ेंगे। ईवीएम को फोड़ेंगे। कितने जगह फोड़ेंगे? 15 लाख बूथ है तो शेड्यूल कास्ट के 15 लाख बूथ पर लोग तैयार कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के 15 लाख बूथ पर तैयार कर रहे हैं, नॉमिडिक ट्राइब के 15 लाख कर रहे हैं, एमबीसी के 15 लाख कर रहे हैं, ओबीसी के 15 लाख कर रहे हैं, माइनॉरिटी के 15 लाख कर रहे हैं, महिलाओं के 15 लाख कर रहे हैं, विद्यार्थी युवा बेरोजगार के 15 लाख कर रहे हैं। ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए सारे देश भर में तैयारी जारी हो गई है। ईवीएम मशीन फोड़ेंगे, तैयारी कर रहे हैं। अभी फोड़ना नहीं है, तैयारी करना है। फोड़ना नहीं है। वह वो नगर जिला है पुणे के पास,
एक आदमी ने फोड़ दिया। अरे तूने अकेले ने क्यों फोड़ा? कहा कि आपने 2024 में न फोड़ने की बात कहा, इतना मेरे से रहा नहीं गया, मैंने फोड़ दिया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? एफआईआर हो गया। फिर बाद में क्या हुआ? ये पुलिस वाले ले गए। फिर क्या हुआ? जमानत हो गई। फिर क्या हुआ? केस चला। फिर क्या हुआ? कि जज ने पूछा क्यों फोड़ा? तो मैंने पूछा क्या जवाब दिया? कहा कि वामन मेश्राम ने कहा ईवीएम में घोटाला होता है। अच्छा, मेरा नाम भी कह दिया? हाँ। मेरे को पकड़ने का आदेश नहीं दिया? नहीं। क्यों? ये कॉपी लेके गया, आपने दिया था। मैंने कहा ये पढ़ना आता है? नहीं, बिल्कुल पढ़ना नहीं आता। तो मैंने जज साहब को कहा ईवीएम में घोटाला होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये कहा कहाँ है? ये यहाँ पर है। ये तेरे पास कैसे आ गया? वामन मेश्राम ने दिया। लाओ मेरे पास लाओ। उसने जज साहब को दिया। जज साहब ने पैरा नंबर 29 देखा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, बरी कर दिया जाता है। ईवीएम मशीन फोड़ने वाले आदमी को जज ने बरी कर दिया। अरे एक आदमी को बरी कर दिया, 15 लाख को जेल में डालेंगे। अरे दुनिया में एक आदमी की हत्या करता है तो 302 का आर्टिकल लगता है, मर्डर का केस लगता है, मगर किसी रूलर के घर में 1-2 लाख लोग घुस जाए और उसकी हत्या कर दे। किसी शासक वर्ग की, कर्नल गद्दाफी की लोग घुस गए, 1-2 लाख उसके घर में, हत्या कर दिया। दूसरे दिन के अखबार में खबर आई, 302 की नहीं आई। 302 की नहीं आई। क्या खबर आई? रेवोल्यूशन हो गया। क्या खबर आई? रेवोल्यूशन हो गया। और रेवोल्यूशन पर एफआईआर नहीं होता है? रेवोल्यूशन पर एफआईआर नहीं होता। जिसकी हत्या हो गई वो दफना दिया जाता है। नए हुक्मरान आते हैं, जहां लाखों की संख्या में लोग ऐसा करते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। अरे कुछ तो थोड़ा बहुत होता है, कछु नहीं होता है ना? तुम्हारे इलाके का शब्द है ना, कछु नहीं होता है। तो इसलिए जब मैंने तोड़फोड़ करने की बात की तो मेरे मित्र का टेलीफोन आया कि मेश्राम जी, आप जागरण करने का बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मगर मैंने अभी सुना आप ईवीएम फोड़ने का आदेश दे रहे हैं। आपको पता है इससे जेल होगी आपको? का मैंने कहा हाँ पता है, इससे जेल होगी, मुझे मालूम है। तो फिर क्यों कह रहे हो? तो मैंने कहा मैं एक छोटा सवाल पूछता हूँ। कहा पूछिए। गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए कि छोटे हो गए? कहा महान हो गए। क्यों हो गए? कि वो भारत को आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ों के विरोध में जेल में जाते थे। तो मैंने कहा मैंने कोई चोरी की, कोई चकारी की, डकैती डाली? कि नहीं, मैं भी तो देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा हूं। मैं भी तो ये कर रहा हूं। तो फिर मुझे जेल में कैसे जाएंगे? अगर गांधी जी को जेल में जाते जाते गांधी जी महान हो गए, महान होने के बाद गांधी जी ने क्या किया जानते हो? अंग्रेजों को कहा चले जाओ। अंग्रेजों को क्या कहा? चले जाओ, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, कहा गांधी जी ने। अगर पंडितों ने मुझे जेल में डाला तो मैं भी कहूंगा जैसे गांधी जी ने कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, मैं कहूंगा पंडितों भारत छोड़ो। दूसरा आंदोलन साला शुरू हो जाएगा भारत। पंडितों भारत छोड़ो। ये ध्यान रखना पंडितों। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 3.5 लाख लोग कर गया था। लॉक लगाकर आरएसएस के लोग भाग गए थे। जिसे नरेंद्र मोदी डरता है वो आरएसएस के लोग मेरे डर के मारे भाग गए थे। नरेंद्र मोदी आरएसएस को डरता है, आरएसएस वामन मेश्राम से डरता है। तो आरएसएस वाले दोबारा नहीं चाहेंगे दोबारा नागपुर में आने के लिए। नागपुर तो मेरा गांव है, कभी भी जा सकता। तो साथियों,
ये जो ईवीएम मशीन अगर हमारी किस्मत फोड़ने का काम कर रही है तो ईवीएम मशीन को अपनी किस्मत बचाने के लिए फोड़ना होगा। कितने लोग फोड़ने के लिए राजी है? हाथ खड़े करो। अरे सभी लोग राजी है। नहीं तो मैं सोच रहा था जो हाथ खड़ा नहीं करेगा उसको देशद्रोही घोषित कर दो। आप लोग देशभक्त हैं इसलिए छोड़ दिया सब। धन्यवाद।